के शो में। ना तीर चलेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सेनेट ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेट से मंजूरी के मौके पर मुत्तादिद सेनेटर्स की गैर हाजिरी पर सवाल या निशान। क्या अब स्टेट बैंक पाकिस्तान नहीं बल्कि IMF की जेरे निगरानी काम करेगा? तासुर की असल हकीकत क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बिलाखिर सेनेट से स्टेट बैंक अमेंडमेंट्स जो हैं अप्रूव हो गई हैं। तकरीबन 54 के करीब अमेंडमेंट्स हैं। 10 नए सेक्शन स्टेट बैंक एक्ट 1956 में इंक्लूड किए गए हैं। इस एक्ट की मंजूरी के बड़ा दिलचस्प सियासी आप कह सकते हैं कि मामला हुआ। एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह हम इस प्रोग्राम में आपको बता रहे थे कि अपोजिशन की तरफ से बयानात तो बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन दरअसल अपोजिशन इसके पैसेज को रोक सकेगी या नहीं रोक सकेगी, ये बड़ा सवालिया निशान था। सेनेट में डिस्पाइट हैविंग गुड नंबर्स अपोजिशन ये करने में नाकाम रही। सिर्फ बयानात आते रहे। आज भी आपको सुनाते हैं पहले रजा रब्बानी साहब ने क्या कहा कि किस तरह सॉवरेनिटी एट स्टेक है। लेट्स से दिस फर्स्ट। रजा रब्बानी साहब की स्टेटमेंट पहले। जनाब चेयरमैन, आज ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का सरेंडर है। जी मिनिस्टर साहब आ गए, मूव करते हैं। जी ऑर्डर नंबर, मिनिस्टर साहब शुड आई टेक द मोस्ट। जी मिनिस्टर साहब आए। रजा रब्बानी साहब अपनी बात भी मुकम्मल ना कर सके। सेनेटर शहरी रहमान साहबा अभी बोली और उन्होंने इस बिल की मुखालफत में एक बार फिर बयान तो दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने कुछ सेनेटर्स गायब थे। आखिर वजह क्या थी, ये सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा शहरी रहमान साहबा। स्टेट बैंक का बिल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की बागडोर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बहुत ही मैं समझती हूँ दाव पे लगा रहा है और इसको हम नीलाम नहीं होने देंगे। जो इन्होंने कुछ 1 अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है। आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया। डॉक्यूमेंट ऑफ जो आपका सरेंडर ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, रजा रब्बानी साहब के अल्फाज थे जो बोलने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अपनी कामयाबी करार दिया, देगी भी करार कामयाबी सियासी तौर पर। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, वजीर इत्तलात ने। सियासी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफा हुआ। ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नहाद अक्सरियत हासिल है। सेनेट में अगर आप देखें तो कागज़ों में अपोजिशन जो है उसको अक्सरियत हासिल है, लेकिन वो इस अहल में नहीं है कि वो वहाँ से भी कोई बिल को रोक सके। तो जिनका मैंने इसीलिए उस दिन पहले ही कहा था कि ना तीर चलेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पाँव है, अपने बाजू जो है, अगर आप उनके ऊपर अपनी सियासत ना तरतीब दे सके तो फिर यही होता है जो अपोजिशन के साथ हुआ है। तो वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बयानबाजी हुई, सियासत हुई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हुई। लेकिन इस बिल से नुकसान क्या होंगे? डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये बताइएगा, सियासतदानों से तवक्को तकरीबन यही थी कि इस तरह होगा, और पहले ये फरमाइएगा कि एक इतने लेवल के ऊपर लेजिस्लेशन होने जा रही है तो उसमें एक पॉलिटिकल बाय इन अगर देखा जाए तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतना बड़ा ये बिल है, इससे मेजॉरिटी पार्टीज की स्टेटमेंट आएंगी, अच्छी हेल्दी कम से कम सेनेट में बहस होगी। कुछ भी नहीं हुआ पाशा, बड़ा स्मूथली इसका पैसेज हो गया। आप और कोई सवाल भी रेज नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। आपने कैसा देखा इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ अरसे से हम सब ये कहते रहे हैं कि ये जो बिल है अमेंडमेंट का स्टेट बैंक के एक्ट का, ये दरअसल हमारे सेंट्रल बैंक को हद से ज़्यादा खुद मुख्तार बना रहा है। और इसके असरात क्या होंगे? सबसे पहले तो मसला ये है कि आप ये
सिचुएशन देख सकते हैं, खुदा न खास्ता किसी वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी हो सकती है, कोई सैलाब आ सकता है, कोई अर्थक्वेक आ सकता है, या कोई बॉर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत होती है हुकूमत को। स्टेट बैंक तो हुकूमत का इदारा है, तो वो पैसे वहाँ से अब नहीं ले सकते और इमरजेंसी को इफेक्टिवली टैकल करने में दिक्कत ज़रूर आएगी। और कोविड के बाद आपने देखा कि स्टेट बैंक को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया और उसके नतायज बहुत अच्छे निकले, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप सिक्योरिटी लिहाज से भी ये जी आप कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। जी डॉक्टर साहब अपनी बात आप मुकम्मल कर सकते हैं। जी डॉक्टर हफीज साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अच्छा, डॉक्टर पाशा साहब का शायद आवाज़ कुछ मसला, हम रिकनेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर पाशा साहब को, जब तक आप इस पर नाज़रीन इस तज्ज़िया तबसरा सुन रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का। सूरत हाल अजीब है क्योंकि अपोजिशन ने नारे तो बहुत लगाए, इल्ज़ामात भी बहुत लगाए। जिस तरह इसको कहा गया कि डॉक्यूमेंट है ये ऐसा जिससे आप अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद इस सेनेट के अप्रूवल के बाद क्या होगा। पाशा साहब आप अपनी बात कह रहे थे, अगर उस बात को कंटिन्यू कर सकें, अगर आम आदमी को ये बता सकें, आप जिस तरह कह रहे थे कि इमरजेंसी होती है, कुछ होता है, तो क्या अब हम स्टेट बैंक, रियासत स्टेट बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, आप ये कह रहे थे? जी बिल्कुल। और ये बात ये देखिए कि अब लग रहा है कि जो छठा रिव्यू है IMF का, बोर्ड की मीटिंग 4 तारीख को होगी वहाँ वाशिंगटन में, और इम्कानात ये हैं कि हमारा रिव्यू मुकम्मल होगा और जिस तरह आपने कहा $1 अरब के पैसे रिलीज होंगे। मगर असल टेस्ट अब आने वाला है। अगला जो रिव्यू है 7वां रिव्यू, उसके लिए जो टारगेट सेट किए जाएंगे उसके इम्कानात ये हैं कि बहुत ही सख्त होंगे और स्टेट बैंक का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को फर्ज कीजिए कि वो कहते हैं कि आधा कर दें, और चूंकि स्टेट बैंक खुद मुख्तार हैं तो जो उनके पास जो हथियार हैं करेंसी को गिराना और सूद को बढ़ाना, वो विदाउट एनी लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अब असल रूप जो है खुद मुख्तारी का 7th रिव्यू के वक्त नजर आने लगेगा और फिर आपको एहसास होगा कि किस हद तक आपने अपने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया और उसके नतीजे में फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी वगैरह सबको आप भूल गए। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा और उसके नतीजे में अफरात ज़र जो है वो देखें कहाँ पहुँचता है। डॉक्टर साहब तो मतलब इसका मतलब अब जो IMF टारगेट देगा 7th रिव्यू के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन टारगेट्स को अचीव करेगा। उसकी प्रायोरिटी ये नहीं होगी कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे, और वो उस टारगेट को पूरा करने में लग जाएगा। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का आप कोई ऑब्जेक्टिव, वो तो उनका एक्ट तो कहता है कि गवर्नमेंट सेट करेगी प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन टारगेट्स, इन एक्चुअली IMF के टारगेट्स अचीव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस वक्त हालात पाकिस्तान के खराब हैं। अब आप देखिए पिछले हफ्ते, एक हफ्ते में $800 मिलियन हमारे रिजर्व्स में कमी आई जी। तो IMF तो कहेगा भाई आपके हालात हद से ज्यादा खराब हो गए हैं, अब आपको हथियार बहुत सख्त इस्तेमाल करने हैं वरना आप खुदा न खास्ता बहुत मुश्किलात में फंस सकते हैं। तो स्टेट बैंक मोहताज हो जाएगा इस बात पर और नतीजा ये कि सख्त से सख्त इकदाम लिए जाएंगे। हुकूमत बस एक जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर के तौर पर देखती रहेगी। आप इतने सालों से देख रहे हैं मईशत और तमाम मामलात को, आपने टेक्नोक्रेट फाइनेंशियल मामलात भी देखे हैं, जो गवर्नमेंट्स आई हैं, टेक्नोक्रेट फाइनेंशियल मिनिस्टर्स भी आए हैं, सियासी भी आए हैं, तो ये पूरी पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी असेंबली ये इस बात को समझ भी सकी। मैंने देखा एहसन इकबाल साहब का नोट था, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने डिफाइन भी किया था, लेकिन इसको जबकि नंबर्स भी थे नहीं रोक सकी। तो इसका मतलब सियासतदानों की क्या प्रायोरिटी ही नहीं थी, वो चाहते ही नहीं कि मुल्क का भला, और रियासत को हमने एक तरह से गिरवी रख दिया ये तो बिल्कुल, और किसी ने कुछ किया ही नहीं, बड़े आसानी से ये पूरा हो गया सब कुछ। ये बात दरअसल ये है कि कुछ प्रेशर मुख्तलिफ जगहों से आया होगा
इसलिए कि परेशानी इस वक्त हुकूमत को और मेरे ख्याल से आम लोगों को ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन हद से ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा मौजूद है। जिस तरह मैंने कहा, रिजर्व्स आपके बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और अब तेल की कीमत $90 फी बैरल पर पहुंच गई है। आपका तिजारती खसारा और बढ़ेगा। इन हालात में बाहर से पैसों की ज़रूरत है, इसलिए शायद कोई आपस में कोई बातचीत हुई है इस सिलसिले में कि कुछ अरसे के लिए कम से कम सितंबर तक तो IMF के प्रोग्राम को चलाना है। उस वक्त हम बीच में कुछ करेंगे, मगर अगर हालात ख़राब हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो सारे मुल्क को नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से शायद कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, मगर अब आने वाले दिनों में अब देखना है कि किस हद तक जिससे आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और काफी परेशानी हुकूमत को हो सकती है। अच्छा, हुकूमत, अब आपने एक रिसेंटली कॉलम लिखा था, आपने उसमें कहा था कि गवर्नमेंट ने SDRs के अगेंस्ट IMF के स्टेट बैंक से बोरिंग की हुई है तकरीबन 475 अरब रुपए की। आप बताइएगा इस बोरिंग का क्या होगा और गवर्नमेंट के पास अब एवेन्यूज क्या होंगे, क्योंकि इजारा सुकूक बॉन्ड्स की तरफ ये जा रहे हैं PIB से, और इसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो कि बिल्कुल निगलेक्ट हो गए, नॉन फंडेड जो फंडिंग है। तो क्या गवर्नमेंट के पास अब बोरिंग का चारा ये रह जाएगा कि वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास जाएं और महंगे सूद के ऊपर कर्जे लें, और उसका जो, और ऊपर से अगर शरह सूद बढ़ती है महंगाई की वजह से, तो उसका इंपैक्ट आम आदमी पर, महंगाई पर और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन पे आएगा क्या पाशा साहब? जी, ये खतरा बहुत मौजूद है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हुकूमत को अब मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे पैसे हासिल करने के लिए, इसलिए कि बजट का खसारा तो माशाअल्लाह काफ़ी बढ़ रहा है और पैसों की ज़रूरत है। हमें सूद के पेमेंट वापस करनी है, हमें अपने डिफेंस के अखराजात पूरे करने हैं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अब वक्त आ गया है कि सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की तरफ जाएं, कोशिश करें। और पता नहीं क्यों पिछले 1.5-2 साल से नेशनल सेविंग स्कीम्स जो बहुत अच्छी स्कीमें हैं उन पे तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इस साल पहले 6 महीने में तो ना होने के बराबर आपने सेविंग्स मोबिलाइज की हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट को भी इस्तेमाल करें ताकि जो बैंक्स के पास जो मोनोपोली आ गई है वो काफ़ी हद तक आप उसको काउंटर करने की कोशिश करें, वरना सूद का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ेगा और IMF के प्रेशर में आप शायद मजबूर हो जाएं स्टेट बैंक कि ये इक़दामात लें ताकि आपका खसारा कम हो सके। सही। और जो आप कह रहे हैं कमर्शियल बैंक्स का मोनोपोली हो जाएगी, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स एक तरह से अपनी मर्जी से सूद, मतलब जो भी सूद होगा उसके ऊपर वो जो लोन्स देंगे अपना स्प्रेड रखकर, अब यानी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से स्टेट बैंक, और फिर दूसरी बात कि स्टेट बैंक पहले रियासत के मातहत था, अब तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है जैसे रियासत स्टेट बैंक के मातहत हो गई है आज इस बिल के बाद। पाश साहब, देखिए, बात यह है कि आपने खुद मुख्तारी, मैं समझता हूँ, हद से ज़्यादा दे दी है। मैं जब हुकूमत में था बहुत साल पहले, उस वक्त हमने एक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड लाए थे और वो बड़ा अच्छा एक निज़ाम था कि हम उसमें सब बैठते थे और उसके नतीजे में एक कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में। तो फिस्कल पॉलिसी में ये वाज़े होता है कि कितने पैसों की ज़रूरत है बोरोइंग की, और मॉनेटरी पॉलिसी उससे एक हद तक एकोमोडेट करने की कोशिश करती है। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसके नतीजे में मुल्क को ही फ़ायदा है, शरह नमू असर बुरा नहीं होता और अफरात ज़र इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता और बजट का खसारा जो है वो कंट्रोल में रहता है। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, बोर्ड को ख़त्म कर दिया है आपने, और उसके नतीजे में फिस्कल पॉलिसी एक रास्ता लेगी और मॉनेटरी पॉलिसी यकीनन दूसरा रास्ता लेने की कोशिश करेगी। इसके नतीजे में इकोनॉमिक हालात जो हैं वो परेशान कुन हद तक मुतासिर हो सकते हैं। बहुत बहुत अजीब सी पिक्चर आगे इस वक्त नज़र आ रही है। हफीज़ पाशा साहब, मैं आपसे महंगाई के हवाले से भी एक आध सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने हम कंसर्न हैं, हम परेशान हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साथ मौजूद हैं, वो भी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हम सब ये इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी, इस बिल के बाद क्या होगा इसका मुस्तकबिल, ये सारे अहम सवाल हम उठा रहे हैं। मेरे सामने नाज़रीन इस वक्त मौजूद है स्टेट बैंक एक्ट जो पुराना वाला था 1956 का, उसके जो प्रीएम्बल था यानी जो पहला पैराग्राफ था, उसमें जो पहली लाइन जो स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती हैं वो एग्जैक्ट अल्फाज में ये था कि टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, और उसके साथ साथ मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जो 4B सेक्शन इसमें डाला गया है, जो मैंने इस वक्त अपने सामने रखा हुआ है, जिसमें कहा गया द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक शेल बी टू अचीव एंड मेंटेन डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, और आगे लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू द बैंक्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द बैंक शेल कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान विदाउट प्रेजुडिस। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, इसका मतलब क्या, अगर मिसाल के तौर पे एक तरफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और एक तरफ प्राइस स्टेबिलिटी है, तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर देंगे फॉर द सेक ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, और उसके लिए हम गवर्नमेंट से भी नहीं हमें पूछ सकती और कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी, ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टेट बैंक का प्राइस स्टेबिलिटी, इसको वो डिफाइन आगे करते हैं कि लो जो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट जो गवर्नमेंट सेट करेगी, तो वो सेट करेगा कौन? आप खुद वजीर खजाना रहे हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगी कि ये टारगेट है? फिस्कल बोर्ड तो अब है नहीं, बताएगा कौन आखिरकार कि ये टारगेट क्या है आपका इन्फ्लेशन का? ये आपके बहुत अहम सवाल है जी। मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब से शुरू करता हूं जी। देखिए, हमारे आईन में एक बात बहुत वाज़ेह है, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम इकोनॉमिक फोरम है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, और उस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल पॉलिसीज विल बी डिसाइडेड बाय द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। यानी कि आपको जो टारगेट्स हैं ग्रोथ के, इन्फ्लेशन के, ये टारगेट्स जो हैं ये हाईएस्ट लेवल पे सेट होना है आइन के तहत। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं, 12 मेंबरान हैं, और उसमें गुंजाइश है कि गवर्नर स्टेट बैंक भी एक्स ऑफिशियो बैठ सकते हैं और अपनी राय दे। जी। और डॉक्टर साहब दूसरा सवाल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को अपॉइंट। दूसरी तरफ आपने जो बात कही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल बी सैक्रिफाइस्ड। देखिए, इसमें खतरा ये मौजूद है, आपने देखा होगा कि सवरिन डेट के बारे में कुछ नए क्लॉजेस आ गए हैं, और ये इशारा भी दिया गया है कि हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने सवरिन डेट को ऑनर करने में नाकाम हो जाए। स्टेट बैंक विल मॉनिटर दिस। ये बहुत खतरनाक क्लॉज है, इसलिए कि ये कहना कि एक हुकूमत जो है वो अपने लायबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगी और इसको मॉनिटर करना है, ये दरअसल स्टेट बैंक बिकम्स द रोल ऑफ द वॉच डॉग एंड इन ए वे सिट्स ऑन टॉप ऑफ द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सारी बातें जो हैं सरासर नामुनासिब। तो इसमें जो मैंने देखा जो क्लॉजेस जो प्रीएम्बल मैंने दोनों कंपेयर की है, इसमें डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये उन्होंने इंसर्ट किया है, और इसके साथ स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव विदाउट प्रेजुडिस उसमें लफ्ज डाल दिया है टू सेट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और फिर जो डिलीट इन्होंने इसमें से किया है बेसिक लाइन, वो है जी फॉस्टर ग्रोथ इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो ये डिलीट क्यों हुआ इस वक्त डॉक्टर साहब, ये कि इन्होंने फॉस्टर ग्रोथ इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट यानी नेशनल इंटरेस्ट वाला लफ्ज और फॉस्टर ग्रोथ ये हटा दिए नए वाले एक्ट में से? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हमारे जैसे जी, हम सिर्फ यकीनन अफरात ज़र एक बहुत बड़ा मसला है और इसका अवाम पर असर पड़ता है जी। मगर साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि एक बैलेंस रखना है ताकि शरह नमूद जो है वो हद से ज्यादा कम ना हो जाए, तो कुछ आपको स्टिमुलस देना पड़ता है जिस तरह आपने कोविड के बाद दिया जी। और उसके नतीजे में बेरोजगारी में कमी आए, तो दोनों चीजों की जरूरत होती है। आपको एक बैलेंस पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है
और उसके नतीजे में इसलिए हमने फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड कायम किया था और उसको तो बिल्कुल सरासर खत्म कर दिया गया है। तो अब ये होगा कि ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये आ गया है टारगेट। उन्होंने कह दिया है कि मीडियम टर्म टारगेट जो है वो 2023 के लिए 5 से 7% होगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुनासिब है, मगर मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र के बहुत से वजूहात हैं और जब बाहर से कीमतों में इजाफा बेतहाशा होता है तो क्या हमारा स्टेट बैंक में इतनी सलाहियत होगी कि उसके बावजूद अगर तेल की कीमत $100 तक पहुंच जाए कि वो अफरात ज़र को 5 से 7% पे रख पाएंगे? और रखने की कोशिश में क्या फाइनेंशियल सिस्टम को इस हद तक, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रैंगल किया जाएगा, कि हालात हद से ज्यादा खराब हो सकते हैं। दाना खास्ता डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आज आपने अपने कंसर्न्स का इजहार किया, मैं आके शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का। इस गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे और हमारे साथ मज़ीद इस पर गेस्ट भी होंगे जिस पर हम बात करेंगे इस बिल के कुछ जो प्रोसेस था लीगली, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे सियासी तौर पे, और फिर माशी इसका इम्पैक्ट है जिस पर ज़रूर गुफ्तगू होगी अगले सेगमेंट में। हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम नाज़रीन बड़ी तफसीलन स्टेट बैंक एक्ट को इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तो बिल जो मंजूर हो गया एक्ट बन गई है, इसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अपोजिशन के दावों के बावजूद कुछ हो नहीं सका। डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक DG हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। सर आपका शुक्रिया। डॉक्टर खाकान साहब, मुझे अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से और उनसे गुफ्तगू हो रही थी स्टेट बैंक के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो पुरानी एक्ट में थे और नई एक्ट में। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है खाकान साहब, मैं कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड की इस पर देख रहा था, जो उनके असिस्टेंट गवर्नर की एक स्पीच है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के, तो वो उसमें एक जिक्र करते हैं उनकी जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड की एक्ट है दैट रिक्वायर्स द गवर्नर एंड द ट्रेजरर टू नेगोशिएट एंड एग्री अ पॉलिसी टारगेट एग्रीमेंट यानी PTA। यानी अगर उनके कुछ टारगेट्स हैं तो वो बाकायदा फॉर्मल, लीगल और पब्लिक होते हैं बाकायदा प्रोसेस के बाद, और एक एग्रीमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर वो कह सकते हैं कि वो टारगेट्स, या तो ये कह देना कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर खाकान साहब कि ये बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है कि इट विल बी प्राइस स्टेबिलिटी? इसको डिफाइन तो किया आगे के मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट, और इसमें अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया, जैसे कोई एग्रीमेंट तो है नहीं स्टेट बैंक का आपका जैसे इधर हो रहा है PTA, तो फिर हम इसको इवैल्यूएट किस तरह करेंगे कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, और कौन करेगा? खाकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस करना जो है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सेकेंडरी या टर्शरी रखना शायद मौजू नहीं होगा। जहां इन्फ्लेशन जो है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है हाई ग्रोथ इकोनॉमीज का, पाकिस्तान में शायद इसको एज अ डुअल ऑब्जेक्टिव लेके चलना चाहिए। और अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर आप देखें तो प्राइस कंट्रोल्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेट बैंक या उनके सेंट्रल बैंक या फेड का जो है एक टारगेट है। अब आप बात करें कि ये कैसे सेट होता है। टारगेट देता कौन है? उनकी कांग्रेस देती है ना। मैंने अभी US की भी देखा रिजर्व बैंक का, तो उनकी कांग्रेस उनको देती है टारगेट एंड देन दे अचीव इट ना। यहाँ पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल देगी ये टारगेट, यही होगा। लेकिन ये भी वेग है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं कि ये अचीव हुआ तो क्या नहीं होगा। PTA जैसे साइन हुआ है न्यूजीलैंड में, इस तरह तो कोई एग्रीमेंट तो है नहीं आपस में इन लोगों का। देखिए, क्लियरली इसमें जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो NEC की होनी चाहिए, और उसमें ये भी डिफाइन होना चाहिए कि ये टारगेट जो है वो आया CPI यानी कि जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है वो होगी या CPI होगी, एवरेज इन्फ्लेशन होगी। तो एक तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन, और इसके लिए आई थिंक सेकंड लेजिस्लेशन की ज़रूरत है अगर इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं हो सका है। दूसरा ये कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह होगी। देखिए, बहुत अरसे से हमारा मसलन एक FRDLA है, यानी कि जो हमारा डेट लिमिटेशन एक्ट है वो 60% ऑफ
जीडीपी से अगर तनाजुल करे, यानी कि बढ़ जाए हमारा डेट, तो पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आ जाती है। सो पार्लियामेंट को इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो स्टेट बैंक की कलीदी किरदार जो है वो पार्लियामेंट का है। और ये एक पीटीए कह लें या आप कोई भी एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ हो, इस वक्त के मीडियम टर्म में आप कौन सी इन्फ्लेशन को हिट करेंगे, सीपीआई, एवरेज इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन को, और उसको ना करने के क्या चीजें होंगी, सिर्फ एक रिपोर्ट से बात नहीं बनेगी। बट आई थिंक जैसे आज भी हमने देखा कि पार्लियामेंट ने शायद वो कलीदी रोल नहीं प्ले किया इतने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में, जिसमें एक डिबेट होनी चाहिए थी, एक सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात बताई खान साहब। मैं शायद इस तरफ ये पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इन्फ्लेशन नहीं है ना, एसपीआई है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, कोर इन्फ्लेशन, तो ये तो इसमें लिखा ही नहीं कि किस इन्फ्लेशन को, यानी क्या मीडियम टर्म इन्फ्लेशन जो आपने डिफाइन कर लिख दिया इसके अंदर, तो इंडिकेटर क्या होगा, एक तो ये बिल्कुल वेग रख दिया है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पीटीए पार्लियामेंट को रिपोर्ट पेश होगी वो तो डेट लिमिटेशन एक्ट के तहत होगी, इसमें तो कोई अगर पेश होगी भी रिपोर्ट और पार्लियामेंट आपको पता है किस तरह काम कर रही है, तो अकाउंटेबिलिटी तो फिर भी ये तो एक वॉचडॉग हो गया। अकाउंटेबिलिटी जैसे वहां पर है, जो मैं अगर आपको एग्जैक्ट दोबारा बता सकूं, द ट्रेजरर एंड द गवर्नर नेगोशिएट्स द पॉलिसी ट्रेड एग्रीमेंट, और फिर उसकी बुनियाद पर उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में, वंस द पीटीए इज साइंड द गवर्नर इज फ्री टू इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी विदाउट फर्दर रेफरेंस टू और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इट इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो सर ये बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, वरना यहाँ तो बिल्कुल खुला छोड़ दिया, वेग छोड़ दिया इस पूरे मामले को। डॉक्टर साहब जी देखें, इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद जो फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड था उसकी एलिमिनेशन में भी शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। वो एक ऐसा बोर्ड था जिसमें एक मुशावरत भी होती थी, एक डिस्कशन भी होती थी, हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता था, जिसमें वजारत ख़जाना भी थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी मौजूद होती थी। मैंने 10-11 साल इसकी मीटिंग्स अटेंड की हैं और इसमें एक अच्छी डिस्कशन होती थी, और उसी को शायद एक नेगोशिएटिंग फोरम जिस तरह की आप बात कर रहे हैं बनाया जा सकता था, जिसमें ये चीज़ें तय हो सकती थी। और इससे ज्यादा जरूरी देखिए ये चीज है कि दो पॉलिसीज होती हैं जो कि लेवरेज क्रिएट करती हैं कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी और जो मैक्रो नंबर्स हैं वो ठीक रहें मुल्क के, और वो एक मॉनेटरी पॉलिसी है और दूसरी फिस्कल पॉलिसी है। इन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए कि आपने मॉनेटरी टाइटनिंग की है, साथ साथ आप फिस्कल टाइटनिंग कर रहे हैं, आपने 350 अरब के नए टैक्सेस लगाए, पीडीएल बढ़ रहा है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब तक ये टैंडम में नहीं चलेंगी, और टैंडम में चलने के लिए इनकी कोऑर्डिनेशन, चाहे वो ट्रेजरर और जिसका आपने एग्रीमेंट बताया न्यूजीलैंड का, मैं ऑस्ट्रेलिया में खुद काम करता रहा हूं और ऑस्ट्रेलियन भी तकरीबन इसी तरह काम करते हैं, या इस तरह का कोई बोर्ड हो जहां पे ये लार्जर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आपने भी ऑस्ट्रेलिया की बात की, मैं न्यूजीलैंड की बता रहा था, आप ऑस्ट्रेलिया की बता रहे हैं, फिर हमने रिजर्व बैंक यूएस का भी जिक्र किया, तो ये तो बार बार कहते रहे कि ये तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और दूसरी बात, तकरीबन 10 माह यानी मार्च 2021 में ड्राफ्ट पहले ये व्हाट्सएप पे लीक हुआ, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, 10 मंथ्स 10 महीनों के अंदर ये बेसिक इसका जो प्रीएम्बल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो पहला पैराग्राफ है, जो सेक्शन 4 भी इन्होंने डाल दिया इसके अंदर, ये उसी को बुनियादी तरह डिफाइन ही नहीं कर सके कि ये क्या है और क्या नहीं है और क्या इसके टारगेट्स हैं। 10 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम। उसमें ड्राफ्ट इंप्रूव हो सकता था, कुछ हो सकता था, फिर पार्लियामेंट में आया, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ये आखिर हमारी जो ओवरऑल जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स हैं, वो उनकी इनकॉम्पिटेंस है या ये बिल्डोज हुआ है, क्या हुआ है ये डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो इस वक्त हमारे पे चूंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बहुत प्रेशर है, हमें FY 2022 में पाकिस्तान को 28 से 30 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दरकार है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। करंट अकाउंट का खसारा जहां 6 से 9 अरब डॉलर था, वो चला गया है 14 से 15 अरब डॉलर पे। सो उस तनाजुल में हमें IMF के प्रोग्राम में रहना या उसको रिवाइव करना जरूरी था। अप्रैल में भी जब ये डिस्कस हुआ और जब अप्रैल में इसको किया गया, तो आपको मालूम है इसको CCLC में से नहीं गुजारा गया। बाद में हमने ये देखा कि इवन आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल, इकोनॉमिक टीम है उसने ये रियलाइज किया कि मिनिस्ट्री ने कुछ किए इसकी कई चीजें जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको नैब और FIA से निकाला गया था, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ही तसादुम कर रहे हैं।
उससे होगा। खगा साहब, क्योंकि वक्त भी इस सेगमेंट के अख्ताम पे पहुंच रहा है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया, बेसिक कुछ मामला आप सामने रखे और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं बताया। आपका बहुत शुक्रिया। वील वाइंड अप दिस शो इन द नेक्स्ट सेगमेंट। कुछ ही देर को आके आपको वाइंड अप करके समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन अहम तरीन नुकात, अहम तरीन सवालात, एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, मुस्तक़बिल के माशी मंजरनामे पर गुफ्तगू करी। स्टेट बैंक एक्ट मंजूरी के बाद आखिरकार मुल्क की माशी सूरत हाल क्या होगी, वो क्या खदशात हैं, वो क्या ख़तरात हैं, वो संगीन खदशात, वो सब आपके सामने रखे। आपने सुना इसमें फैक्चुअली आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से मामलात आगे ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इस दुआ के साथ मामलात बेहतर हो, इस दुआ के साथ कि अक्ल सलीम मिले हुक्मरानों को। फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।